जब मैं रात को सो जाती तो मुझे लगता कि मानो मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। रोज़ नहाते समय मुझे एहसास होता कि खिड़की से कोई झांक रहा हो। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था? इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने चुपके से अपने कमरे और बाथरूम में कैमरे लगा दिए। उसके बाद जो मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी नाम अनीता है। मेरी शादी अमृता से 27 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन हमारी शादी के 5 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में अमृता की मौत हो गई। उस समय मेरी बेटी शिल्पा केवल 3 साल की थी। तभी से लेकर आज तक मैंने ही अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। शिल्पा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। मुझे उसकी तरफ से कभी भी कोई उलाहना नहीं आया। हर समय उसके स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाती तो उसकी तरफ से हमेशा ही शाबाशी ही मिलती थी। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व हो रहा था कि मेरी बेटी मेरी असूलों पर चल रही है और उसने मेरी इज्जत कभी मिट्टी में नहीं मिलाई। अब शिल्पा पूरी 15 साल की हो चुकी थी। उसका स्कूल भी पूरा होने वाला था, तो मैं इसी कसमकस में थी कि अभी शिल्पा को कहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि उसके ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए अलग शहर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जिस शहर में हम लोग रहते थे वहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं था जहाँ पर मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवा सकूँ। खैर, मैं किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि ना ही तो अमृता के परिवार में कोई था और ना ही मेरे। दरअसल मेरे माँ पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे। तभी से लेकर मेरे चाचा चाची ने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे चाचा चाची ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। वह लोग कहने लगे कि हमारा जितना फ़र्ज़ बनता था हम लोगों ने तुम्हें पूरा कर दिया। अब तुम्हारी उम्र भर की जिम्मेवारी उठाने के लिए हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और अमृता के माता पिता भी उसके बचपन से ही गुजर चुके थे। ये बेचारा इकलौता बेटा था, इसलिए खुद ही अपना पालन पोषण किया था। खैर, मैंने अमृता से शादी करने के बाद खुद को बहुत ही खुशनसीब समझा, क्योंकि अमृत ने मेरा इस कदर ख्याल रख लिया था कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी। भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। खैर, मैं इधर उधर तलाश करने लगी कि कहीं कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मैं शिल्पा को वहीं पर छोड़ दूंगी। लेकिन मेरी इसी तलाशी को रोकते हुए शिल्पा ने कहा कि नहीं माँ नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। इसी शहर में मैं ग्रेजुएशन से कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी तभी मैं बाहर चली जाऊँगी और साथ में आपको भी ले जाऊँगी। लेकिन मैं शिल्पा से कहा कि बेटी, यहाँ पर कोई ऐसा भी कॉलेज नहीं है जो तुम्हें अच्छी स्टडी करवा सके, इसलिए तुम्हें दूसरे शहर में जाना ही पड़ेगा। और मेरा क्या है, मैं तो अकेले मैनेज कर लूँगी। तभी शिल्पा कहने लगी, माँ पढ़ाई और कॉलेज से नहीं होती। और शिल्पा मगर मुझसे मेहनत और लगन होती तो मैं तो घर से बैठ कर ही पढ़ाई कर सकती हूँ। और शिल्पा की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसके लिए इसी शहर में कोई एक कॉलेज देखा और उसकी ग्रेजुएशन का इंतज़ाम करने लगी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब शिल्पा ग्रेजुएशन में पहुँच चुकी थी। वह रोज़ कॉलेज जाती और वापस घर आ जाती, लेकिन मेरा मन तो हर समय घबराहट में ही रहता था कि पता नहीं शिल्पा इस कॉलेज में कैसे मैनेज कर रह पाएगी। दरअसल शिल्पा को जिस कॉलेज में दाखिल दिलवाया था वह कॉलेज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस कॉलेज में बिगड़ैल और आवारा लड़के ही पढ़ाई किया करते थे। मुझे हर समय डर रहता था कि कहीं शिल्पा कुछ गलत कामों में ना पड़ जाए, लेकिन फिर कहीं पर मुझे अपनी बेटी पर बहुत विश्वास भी था। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शहर से बाहर शिल्पा जाना नहीं चाहती थी और इसी शहर में इस कॉलेज के अलावा कोई और कॉलेज नहीं था। इसलिए मुझे मजबूरी में आकर शिल्पा का इस कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ा। खैर, मुझे अपनी बेटी का पूरा विश्वास होने की वजह से अपने मन को समझा लेती कि शिल्पा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे झुकना पड़े। खैर, दोपहर का समय हो गया। अभी तक शिल्पा कॉलेज से नहीं लौटी थी, क्योंकि आज वह सुबह कह रही थी कि मैं सिर्फ एक ही क्लास के स्टूडेंट अटेंड करूँगी, उसके बाद मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन आज तो दोपहर होने को चला था, वो नहीं आई। मैंने उसके कॉलेज में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि शिल्पा की दूसरी क्लास लग रही है, इसकी वजह से वह नहीं आ पाई। खैर, अब मेरे मन को शांति आ गई कि वो पढ़ाई की वजह से ही नहीं आ पाई थी। खैर, एक दिन रात को मैं सो रही थी। मुझे लगा मानो कोई मेरे शरीर को टच करने की कोशिश कर रहा है और मेरे कपड़े उथल पुथल कर रहा है, लेकिन मैंने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया। दरअसल जब मैं अमृत की मौत हुई थी उसके बाद से
मुझे कभी भी नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर से परामर्श लेकर नींद की दवाई लेनी शुरू कर दी थी। और नींद की दवाई इतनी तेज़ थी कि लेते ही मुझे नींद आ जाती और सवेरे तक मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या होता है। शायद इसी वजह से अपनी आंखें नहीं खोल पाती, लेकिन मुझे महसूस ज़रूर होता था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। सवेरे उठकर देखती तो मेरे कपड़े की उथल पुथल होते थे, मानो मेरे शरीर के साथ कोई हलचल की गई हो। लेकिन मैं इस चीज़ को अनदेखा कर देती, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी शिल्पा और मेरे अलावा कोई नहीं था और दरवाजे खिड़कियाँ इस कदर बंद कर दी गई थी कि घर में कोई कितनी भी कोशिश कर ले घुस नहीं पाता। इसलिए मैंने इस बात को हमेशा ही अनदेखा किया और अपना वहम समझने लगी। दरअसल मेरी शादी बहुत ही छोटी उम्र में अमृत से कर दी गई थी और मुझे हमेशा से ही अपने शरीर का ख्याल रखने का पूरा शौक़ था। इसी वजह से मैं जिम और अपने खाने पीने का इस कदर ध्यान रखती थी कि मानो मुझसे सुंदर कोई लगे ही ना, और हमेशा सबसे सुंदर दिखने के लिए मैं हर प्रयास करती थी। और अपनी इन मेहनतों की वजह से मैं अपने पूरे शरीर को मेंटेन किए हुए थी। मुझे देखकर कभी भी नहीं लगता था कि मैं एक विधवा हूँ, लेकिन जब मैं अमृत की मौत हुई थी उसके बाद से मैंने अपना साज श्रृंगार छोड़ दिया, लेकिन अपनी बॉडी और गोरे रंग की वजह से आज भी खूबसूरत लगती थी। और शायद यही वजह थी कि अमृत के जाने के बाद मेरे पास शादी के बहुत से रिश्ते आए और मुझे अपनी बेटी के साथ स्वीकार करने की बात रखी गई। लेकिन मैं अपनी बेटी के भविष्य को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई दूसरा पति मिले और मैं अपनी ज़रूरत के लिए अपनी बेटी को नर्क में ढकेल दूँ। मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई भी मेरी बेटी को उस नज़र से देखे और सोतेलापन का एहसास करवाए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो दूसरों की बेटी को अपनी बेटी की तरह से एक्सेप्ट करे। कहीं ना कहीं तो कोई रंजिश रह ही जाती है। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अपनी बेटी शिल्पा का भविष्य सुधारना था। खैर मेरी यह कोशिश भी सफल रही और शिल्पा बड़ी होती जा रही थी और वह भी मेरी तरह अच्छे रास्ते पर चलते हुए अच्छी पढ़ाई कर रही थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि वह एक ना एक दिन मेरा और सपना ज़रूर रोशन करेगी नाम। लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ जो हरकतें हो रही थी उसके बाद से तो मेरा मन बहुत बेचैन होने लगा। शुरू में तो मुझे वह वहम लगा, लेकिन अब यह मेरा वहम नहीं था, क्योंकि वह रोज़ एक ही बात होना भला कौन सा वहम होता है। यूँ रात को सोते ही मेरे कपड़ों को उतारने जैसा एहसास होना और मेरे शरीर में मानो कोई छू रहा हो। भले ही मुझे नींद में हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आए। फिर मेरे मन में आया कि मैं पता लगाऊं, तो लगाऊं कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बिना नींद की गोली खाए भी नहीं सो सकती थी, क्योंकि जिस दिन मैं नींद की गोली नहीं खाती उस दिन नींद की प्रॉब्लम हो जाती थी। साथ ही उसके साथ साथ मेरा पूरा शरीर दुखने लगता, मुझे चक्कर जैसे आने लगते और उल्टियाँ शुरू हो जाती। मेरा अपने शरीर को बिल्कुल भी ना संभाल पाती, इसलिए मुझे सोने से पहले वह गोली ले लेनी होती थी। और वह गोली लेने के बाद मेरे साथ क्या होता था इसका मुझे ज़रा सा भी पता नहीं चलता। और सवेरे उठकर देखती तो यह सब हुआ मिलता। मेरी 15 साल की बेटी मेरे पास ही होती थी। दरअसल उसे अकेले सोने में बहुत ही डर लगता था। मैं उसके बहुत बार कहती थी, अब तुम बड़ी हो गई हो और पढ़ाई भी करती हो, इसलिए अलग सो जाया करो। लेकिन वह कहती थी, नहीं माँ, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। खैर वो मेरे पास ही सोने लगी। देर रात तक पढ़ाई करने के बाद वह मेरे साथ ही मेरे बेड पर सो जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो वह हरकत बढ़ने लगी। मुझे एक और चीज़ का एहसास होने लगा, और वह थी नहाते वक्त और मेरे बाथरूम में कोई मुझे देख रहा हो और वॉशरूम की खिड़की से ऐसे लग रहा था मानो कोई मेरी तस्वीर ले रहा हो या छुपकर मेरे पूरे शरीर को देखने की कोशिश कर रहा हो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था। एक दिन मैं नहा रही थी तो मुझे एहसास हुआ खिड़की से कोई मेरी तरफ देख रहा है। तो मैंने झट से अपने कपड़े पहने और वॉशरूम में बाहर आकर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बेड पर बैठी मेरी बेटी शिल्पा पढ़ाई कर रही थी। मैंने शिल्पा से पूछा कि क्या यहाँ कोई आया था? तभी वह कहने लगी कि नहीं माँ, कोई नहीं आया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। यह मेरा वहम कैसे हो सकता है? एक बार वहम हो सकता है, लेकिन हर रोज़ तो नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह इस बात का पता लगाना ही था। लेकिन
मैं शक भी तो किसी पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम माँ बेटी के अलावा घर में कोई नहीं था। और कौन? फिर एक रोज़ मुझे बैठे कुछ ख्याल आया कि कोई इंसान तो नहीं हो सकता, कहीं इस घर पर किसी बुरी आत्मा का तो साया नहीं, जिसकी वजह से मुझे ऐसे अजीबोगरीब हरकत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं शुरू से ही एक अंधविश्वास से ही थी। मुझे यह पता था कि अंधविश्वास करना सही नहीं है, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति इस तरह अंधविश्वास में गिर चुकी थी कि मुझे हर भूत प्रेत की छोटी बड़ी बातों पर विश्वास हो जाता था। शायद यह बात अब मेरे मन में आ चुकी थी कि हो ना हो इस घर पर कोई काला साया ज़रूर है, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसी हरकतें होती हैं। और मेरा यह ख्याल भी बिल्कुल सही था। मेरी बेटी और मेरे अलावा इस घर में कोई रहता भी नहीं था। रहना तो दूर, घर पर कोई आता भी नहीं था। और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि चारों घरों के दरवाजे बंद होने के बाद हम लोगों की बिना परमिशन कोई घर में घुस भी नहीं सकता था। इसलिए इसे काला साया समझते मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। एक दिन मेरे मन में आया कि कहीं मेरे जैसे हरकतें शिल्पा के साथ तो नहीं हो रही। तभी मैंने बातों में शिल्पा से पूछा कि बेटे, कभी तुम्हें रात में कोई हलचल सी लगती है, मानो तुम्हारे शरीर के साथ कोई छुअन कर रहा हो? तभी मेरी बेटी ने कहा कि माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मेरे मन को शांति आ गई कि शुक्र है मेरी बेटी शिल्पा इन सबसे बची हुई है। लेकिन मुझे अपने बारे में भी तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब भी यह बात सोचती मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आखिर मैं यह बात किससे शेयर कर सकती थी? मेरा था ही कौन जिससे मैं अपनी समस्या के बारे में बता सकूं? खैर, अपने अंधविश्वास के चलते मैंने एक बाबा जी के पास जाना ज़रूरी समझा और उनके आश्रम में चली गई। वह प्रेतों का निवारण करने के लिए झाड़ फूँक करते थे। मैं उनके पास जा खड़ी हुई और अपनी सारी परेशानियाँ उनको बताते हुए मुसीबतों का इलाज पूछने लगी। तभी बाबा जी कहने लगे कि तुम्हारे घर में किसी प्रेत का आत्मा साया है और तुम्हें इसका निवारण जल्द ही जल्द करवाना होगा, वरना वह प्रेत आत्मा तुम्हारे शरीर को नोच खाएगी। अब तो मुझे भी और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि प्रेत आत्मा भला कब से शरीर के साथ ऐसा कुछ करने लग गई है। लेकिन मेरे अंधविश्वास के आगे मेरी यह सोच ज़्यादा देर न टिकी। फिर मैं अपने घर चली आई थी और यह मेरे मन में विचार किया कि अब तो बाबा जी के पूरे घर का निवारण करवा ही लूँगी। दूसरे दिन बाबा जी घर पर आए और उन्हें कुछ देर झाड़ फूँक किया और हवन वगैरह करते हुए पूरे घर का इलाज कर दिया और कहा आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस मुझे 10,000 लेकर चले गए और मुझे वह 10,000 मेरी समस्या से बड़े नहीं लगे। मुझे संतुष्ट हो चुकी थी कि इसके बाद अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं चैन से रह पाऊँगी जैसे पहले रहती थी। खैर, यह सब कहाँ रुकने वाला था। आज रात फिर मेरे साथ वही हरकत हुई और नहाते समय भी सेम हरकत हुई। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई माजरा है जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। यह बहुत ही बड़ी समस्या है जिसे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। अब तो मुझे मेरे अंधविश्वास पर भी शर्म आने लगी थी कि मैंने इन सब से फड़ कर पता नहीं क्या कर दिया। अब मेरे मन में सिर्फ यही चलता था कि किसी न किसी तरह से इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। कि मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं बिना नींद की गोली खाए सो जाऊंगी और देखूंगी मेरे साथ क्या होता है। रात का समय हुआ, बिना नींद की दवाई खाए सो गई, लेकिन पूरी रात निकल गई। मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई जो हर रोज़ होती है थी। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे ख्याल आया कि शायद हो सकता है कि नींद की गोली लेने के बाद मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ और सपनों में यह सब होगा जिसको मैं हकीकत समझ लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि सवेरे उठकर जब मेरे कपड़ों का जो हुलिया होता है वह तो वहम नहीं हो सकता। तभी मेरे मन में फिर से ख्याल आया कि हो सकता है नींद में खुद ही अपने कमरे को उथल पुथल कर लेती हूँ। अब मैं इसको ऐसे ही अनदेखा करने लगी। काफ़ी समय निकल चुका था। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पूरे घर में कैमरे लगवा दूँ और एक बार कैमरे की नज़र में देख लूँ कि वह मेरा यह वहम है या फिर कुछ और हो सकता है जिससे मैं अनजान हूँ। मैंने यह बात अपनी बेटी शिल्पा को भी नहीं बताई, क्योंकि पिछली बार भी भूत प्रेतों वाली बातें सुनकर वह पूरी तरह घबरा गई थी और वह हर रोज़ मुझसे पूछती थी कि वह ऐसे क्या करती हो। मैं नहीं चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई में कोई बाधा लाए और इन सब बातों में पढ़कर वह अपने दिमाग को ख़राब करे, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं बताया। और वह जब कॉलेज के लिए चली गई
तो मैं पीछे से कैमरे ले आई और वह पूरे घर में फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी ना दिखाई देते, लेकिन मुझे तो पता था कि पूरे घर में कैमरे लगे हैं। खैर, रात का समय हुआ, हम लोगों ने खाना खाया और मैं सो गई। तभी शिल्पा कहने लगी कि माँ मुझे कुछ देर पढ़ाई करनी है, इसके बाद मैं सो जाऊँगी। तभी शिल्पा पढ़ाई करने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई, क्योंकि मैंने नींद की गोली खा हुई थी। लेकिन मेरे मन में एक संतुष्टि थी कि सवेरे कैमरे में तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा कि आखिर हो क्या रहा था। फिर मैं सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही जैसे शिल्पा मेरे कॉलेज के लिए निकल गई, मैंने झट से अपना लैपटॉप खोला और उस कैमरे में क्या हुआ, क्या कुछ आया, यह सब कुछ देखने लगी। और उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद तो मेरी रूह कांप गई। मैं पूरी तरह से कांपने लगी, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह सब सच में या फिर कोई सपना देख रही हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी शिल्पा हाथ में कैमरा लिए हुए मेरे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रही है। यह सब देखते ही मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। आखिर मेरी बेटी यह सब क्या कर रही थी। फिर आगे मैंने देखा वह मेरे कपड़ों को धीरे धीरे उतारते हुए उस वीडियो बना रही है, और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद कपड़ों को वैसे ही वापस कर दिए। और उसके बाद मेरे बाथरूम वाला कैमरा देखा तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की के पास खड़ी होकर मेरी नहाती हुई वीडियो बना रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिल्पा यह सब क्या कर रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है, और एक लड़की होकर अपने माँ के साथ। मुझे तो शर्म आने लगी थी। अब तो शिल्पा के लिए मेरे मन में इतनी नफ़रत भर गई थी कि मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूं। खैर, यह सब बंद करते हुए मैं रोने लग गई और अमृत को याद करते हुए सोचने लगी कि जिस बेटी को मैंने इतना अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, उसे ने आज यह सब कर डाला। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिल्पा के दिमाग में क्या चल रहा है, वह ऐसे गंदे हरकतें क्यों करती रही हो। तभी मेरे मन में आया कि एक बार मुझे शिल्पा से पता करना ही चाहिए कि वह यह सब क्या कर रही है। तभी मैं शिल्पा का कॉलेज से आने का इंतज़ार करने लगी। जब शाम को शिल्पा कॉलेज से आई तो उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधा लैपटॉप के पास लाकर कैमरे को रील चालू कर दी। उस रील को देखते हुई शिल्पा के तो मानो होश ही उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी मेरी ही गलती नहीं है। वह बार बार यही बात दोहराई जा रही थी। मैंने शिल्पा को खींचकर एक तमाचा दे मारा और बोला इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है। और यह सब मेरे सामने दिखने के बाद भी तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम ऐसे गंदे हरकत करने पर क्यों उतर आई। मैंने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसे अपने बिस्तर पर पटक दिया और उस पर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस कदर अच्छी परवरिश थी और तुमने यह नतीजा दिया। लेकिन शिल्पा मेरे सामने हाथ जोड़ी यही बात दोहराई जा रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने एक बार भी शिल्पा की कोई बात न सुनी और सब बार बार कहे जा रही थी और डांटे जा रही थी। तभी शिल्पा ने कहा कि मेरी एक बात तो सुन लीजिए। तभी मैंने कहा कि अब सुनाना बाकी क्या रह गया है, और तुमने ऐसी हरकत की है क्यों, और इस वीडियो को क्या करती थी जो मेरे बदन का हर रोज़ बनाती थी। तभी शिल्पा कहने लगी मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल यह सब मेरे दिल में जरा भी नहीं करना चाहिए था और मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरे सबसे बड़ी गलती ने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल मैं कॉलेज टाइम एक लड़के से प्यार कर बैठी। मुझे ज़रा भी पता नहीं चला था कि वह लड़का इतना ख़राब है। इतनी बातों में ना जाने मैं कब आ गई और मैं उसके अच्छे बुरे पहचान करते हुए उसके साथ टाइम बिताने लगी और उसे केयर करने लगी। इसी बीच उस लड़के ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि मुझे ज़रा भी नहीं सोचा कि अब जो मैं करने जा रही हूँ वह सही है या फिर नहीं। और मैं उस लड़के के साथ उसके घर पर चली गई और उसके साथ संबंध में आ गई। कई बार संबंध बनाने के बाद वह लड़का मुझे धोखा दे गया। मैंने तो ज़रा भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब होगा, और उस लड़के ने क्लिप बना ली। उसके बाद यह क्लिप मुझे दिखाकर कहने लगा कि तुझे यह काम करना पड़ेगा वरना मैं इसे वायरल कर दूंगा और तुझे और तेरी माँ को यह सब जगह बर्बाद कर दूंगा। मैं इसी डर से उसकी बातों में आ गई और उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गई। तभी वह लड़का कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ का हर रात एक वीडियो बनाना है और वह जो नहाते हुए वीडियो बनाना है और वह मुझे भेजना है। और उसकी बातों को सुनकर सन्ना रह गई और ज़रा भी नहीं चाहती थी कि उनकी बातों में आऊँ, क्योंकि वह लड़का कहने लगा कि मेरे बड़े भैया तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते हैं
और जब पापा की डेथ हुई थी तो उसके बड़े भैया उम्र में काफ़ी बड़े थे, जब वो आपके लिए रिश्ता भी लेकर आए थे, लेकिन आपने रिश्ता ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उसने बदले में यह भावना बना ली। और वह लड़का कहने लगा कि मेरे बड़े भैया के लिए यह सब करना है, इसलिए अगर तुम अपनी बेइज्जती करवाने से डरती हो तो अपनी माँ का वीडियो बनाकर मुझे हर रोज़ ला कर दोगी। तभी मैं ऐसा करने लगी। जब आप नींद की गोली लेकर सो जाती तो मैं अपने रात को कपड़े उतारने के बाद वीडियो बनाती, और जब आप नहाने के चली जाती तो मैं आपका वीडियो बनाती और आपको उसको सौंप देती और मुझे माफ़ कर दो, न जाने मैंने कितने बड़े बड़े पाप कर डाले। शिल्पा की ऐसी बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन नहीं खिसक गई। मुझे अफसोस होने लगा कि बेटी का पता नहीं इतने दिनों तक किन किन अत्याचारों को सहन कर रही थी, उसके अंदर क्या क्या बीत रही थी। मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ नहीं था और इसको ही गलत समझ रही थी। लेकिन सारी गलती तो उस लड़के ही की थी, लेकिन कहीं ना कहीं शिल्पा की भी गलती थी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एक लड़के पर इतना विश्वास कर लिया और उसके प्यार में आकर इतनी ठोकरें खा ली। मैंने शिल्पा को कहा कि तुम घबराओ मत, हम लोग पुलिस में जाएंगे और उस लड़के के खिलाफ़ रिपोर्ट करवाएंगे। तभी शिल्पा कहने लगी कि नहीं माँ, हम दोनों ही क्लिप उसके पास है, वह उसने वायरल कर दी तो। तभी मैंने शिल्पा को समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, अगर वायरल हो भी जाती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वह लड़का और किसी की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करे, इसलिए उसे सज़ा तो दिलवानी ही होगी। खैर, यही सब सोचकर हम लोग पुलिस में गए और पुलिस ने हमारी बात को गहराई से सुना और उन लोगों के कपड़े पकड़ लिया गया और हमारी क्लिप भी डिलीट करवा दी गई। अब मेरी सांसों में चैन आया और मैं शिल्पा को गले से लगा लिया और उससे कहा, आज के बाद कभी भी ऐसा काम मत करना जो आगे चलकर बहुत ही भारी पड़े। तभी शिल्पा ने मुझे वादा किया कि आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमेशा सिर्फ पढ़ाई करूँगी और इस प्यार के चक्कर से दूर रहूँगी। तभी मैंने शिल्पा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि देखो बेटी, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सही इंसान से ना हो तो यह बहुत बड़ी दिक्कत आना पड़ती है। इसलिए तुम अपने जीवन में हर फैसला 100 बार सोच कर ही लेना। अब हम दोनों माँ बेटे के चेहरे पर एक मुस्कान चुकी थी, यही सोचकर कि आखिर में यह सब सही हो गया। धन्यवाद दोस्तों।